नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम ताइवान और रशिया की छिपी हुई दोस्ती के बारे में। देखिए, ताइवान एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है जो सेमीकंडक्टर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया भर के अंदर जाना जाता है। लेकिन ताइवान ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स की एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है। एक तरफ ताइवान वेस्टर्न अलाइज का पार्टनर है जो रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस इंपोज कर चुके हैं। दूसरी तरफ ताइवान की प्राइवेट कंपनीज और ताइवान के इनडायरेक्ट ट्रेड चैनल्स अभी तक रशिया के साथ ट्रेड करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोल इंपोर्ट्स हो, सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, मशीन टूल्स हो और इवन मिलिट्री यूज केमिकल्स तक ताइवान से रशिया तक पहुंचने का काम हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ताइवान के हिडन ट्रेड कनेक्शंस और रशिया के साथ छुपी हुई इन डील्स के बारे में बात करेंगे। क्या ताइवान सच में वेस्टर्न सैंक्शंस को पूरा सपोर्ट कर रहा है या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के चक्कर में रशिया को सीक्रेटली हेल्प किया जा रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारे इशू के बारे में। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, चलो डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ताइवान दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज में से एक है। ये दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करने का काम करती है। ताइवान की जो कंपनी है जिसका नाम है TSMC, ये सिर्फ इकलौती ऐसी कंपनी है जो सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। ये चिप्स ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज खरीदती हैं, खासकर अमेरिका की कंपनीज जैसे कि एनवीडिया, एप्पल और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो TSMC से इन एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स को खरीदने का काम करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आई है जो न्यूज में चर्चा का विषय बन चुकी है। ताइवान का रशिया के साथ ट्रेड। देखो, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो वेस्टर्न कंट्रीज खासकर अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। इन सैंक्शंस में सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस और रशिया से गुड्स इंपोर्ट करने पर रोक लगाई गई थी। इसी वजह से अगर हम यूएसए के रशिया से इंपोर्ट का ग्राफ देखें तो उसमें हमको एक बड़ी गिरावट दिखाई देती है। आप देख सकते हैं पिछले वाले ग्राफ में। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 2021 में यूएसए ने रशिया से $30.8 बिलियन का इंपोर्ट किया था, जो 2024 आते आते सिर्फ $3.27 बिलियन ही रह चुका है। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी भी रशिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन जर्मनी का रशिया से इंपोर्ट 2022 में देखिए अब $31.2 बिलियन के आसपास था, जो 2023 आते आते मात्र $4.26 बिलियन ही रह गया। वेस्टर्न कंट्रीज ने यह स्टेप रशिया के यूक्रेन पर अटैक का जवाब देने के लिए लिए थे। ताइवान भी इन वेस्टर्न इकोनॉमीज को फॉलो करता है। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो ताइवान का रशिया को एक्सपोर्ट जो था वो गिरने लगा। 2021 में ताइवान का रशिया को एक्सपोर्ट $1.3 बिलियन था। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, जो 2022 में गिरकर सिर्फ $855 मिलियन हो गया। 2023 तक ये कम होकर $793 मिलियन हो गया और 24 में $599 बिलियन तक ये पहुंच चुका है, मिलियन डॉलर तक ये पहुंच चुका है। ये गिरावट सिर्फ वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से ही नहीं बल्कि ताइवानीज कंपनीज भी रशियन मार्केट से पीछे हटने का काम कर रही हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम किसी और प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। देखिए, ताइवान के डिक्रीजिंग एक्सपोर्ट सिर्फ वेस्टर्न कंपनीज या वेस्टर्न इकोनॉमीज का एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ताइवान के रशिया से इंपोर्ट्स के ऊपर कोई भी बात नहीं की है। देखिए, इंपोर्ट का मतलब होता है जब कोई देश दूसरे देश से कुछ खरीदता है, जैसे कि ताइवान। अगर ताइवान रशिया से ऑयल या नेचुरल रिसोर्सेज खरीदेगा तो वो इंपोर्ट कहलाया जाएगा। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है ताइवान जब रशिया को कुछ बेचेगा, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स। अगर हम ताइवान के रशिया से इंपोर्ट का ग्राफ बनाएं तो हमको देखने को कुछ अलग ही कहानी इसके अंदर मिलेगी। यहां का ये जो ग्राफ आप देख सकते हो, इस ग्राफ में ताइवान के रशिया से इंपोर्ट्स आपको दिखेगा। ये सैंक्शंस के बावजूद भी घटे नहीं है, ये बिल्कुल स्टेबल बने हुए हैं। यानी कि ताइवान ने रशिया को एक्सपोर्ट करना तो बंद कर दिया है, लेकिन इंपोर्ट अभी भी चालू है, जिसके अंदर कोई बड़ी गिरावट जो है वो हमको देखने को नहीं मिली है। और 2024 के डाटा के मुताबिक ताइवान ने रशिया से $4.5 बिलियन का इंपोर्ट जो था वो किया था। ये बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल रही है। ताइवान ने रशिया को एक्सपोर्ट्स तो काफी कम कर दिए, लेकिन इंपोर्ट्स वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। इसका मतलब है कि ताइवान अब भी रशिया से गुड्स खरीद रहा है, जबकि दूसरी जगह पर वेस्टर्न सैंक्शंस को फॉलो भी कर रहा है। अब ऐसा होने से क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? सच बताएं तो ताइवान का रशिया के साथ टोटल ट्रेड उसकी बाकी ट्रेडिंग पार्टनर से कंपैरिजन के अंदर बहुत ही ज्यादा कम है। अगर हम ताइवान के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की रैंकिंग करें तो रशिया कहीं बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर छुप जाता है। आप देखिए, चाइना जो ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसका ट्रेड वैल्यू $176 बिलियन से भी ज्यादा का है। तो फिर ताइवान का जो
रशिया के साथ 4 से 5 बिलियन डॉलर के बीच का जो ट्रेड है ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। पर यही प्रॉब्लम है जो आर्टिकल्स बता रहे हैं कि इसके चलते ताइवान जो रशिया से इंपोर्ट्स कर रहा है, इसका कारण है ताइवान की फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी जो लगातार बढ़ती जा रही है। कोयला और ऑयल जैसे एनर्जी रिसोर्सेज जो है ताइवान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्हीं प्रोडक्ट का इंपोर्ट ताइवान रशिया से कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताइवान के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए उसकी एनर्जी नीड्स इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, और रशिया इन्हीं फ्यूल्स का एक बड़ा सप्लायर भी है। लेकिन फिर भी ताइवान रशिया से ही क्यों इंपोर्ट करता है, इसका भी हमारे पास जवाब है। जवाब है कोस्ट। देखिए, रशियन कोयला जो है वो सस्ता मिलता है, चाहे क्वालिटी उसकी थोड़ी कम क्यों ना हो, पर सस्ता मिलता है। अगर हम ताइवान के रशियन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स का ग्राफ देखें तो पिछले कुछ सालों में इवन रशिया के यूक्रेन के अटैक के बाद भी ताइवान के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स लगातार बढ़े हैं, और 2024 में ये इंपोर्ट्स 1 मिलियन टन से भी ज्यादा के हो चुके थे। अगर मैं इसके आपको थोड़े आंकड़े बताऊं तो वेस्टर्न सैंक्शंस लगने के बावजूद भी ताइवान का रशिया पर जो रिलायंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022 में रशिया सिर्फ 12% कोयला जो था वो ताइवान को सप्लाई करता था, पर 2024 तक ये बढ़कर 18% हो चुका है। ये सिर्फ बढ़ोतरी का रीजन जो है, ये तेज बढ़ोतरी का रीजन ताइवान की स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ताई पावर नहीं है। सितंबर 2022 में ताइवान की स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ताई पावर ने ऑफिशियली रशिया से कोयला खरीदना बंद कर दिया था, वेस्टर्न सैंक्शंस और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते। मतलब सीधा सीधा ये ताइवान की सरकार का फैसला नहीं है कि रशिया से ऑयल की या कोयले का इंपोर्ट जो है वो चलता रहे। जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ताइवान की प्राइवेट कंपनीज हैं। ताई पावर ने जो गैप छोड़ा है उसको प्राइवेट कंपनीज ने तुरंत भर दिया, और उन्होंने रशिया से इंपोर्ट्स को काफी ज्यादा बढ़ाने का काम किया। आप एक और ग्राफ देख सकते हो जिसमें सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी क्लीन एयर का डाटा दिया गया है। इस ग्राफ में उन ताइवानीज कंपनीज का नाम भी होगा जो रशिया से कोयल खरीदने का काम करती हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन कोस्ट है, और इसके मुताबिक जो रशियन कोल का प्राइस है वो $180 पर टन है, जबकि नॉन रशियन कोल का प्राइस आप इस ग्राफ में देखो वो $230 पर टन है। मतलब रशिया का कोयला जो है वो 22% सस्ता पड़ता है, इसलिए प्राइवेट कंपनीज इसे खरीदने का काम करती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया अपने फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, और यह पैसा यूक्रेन के खिलाफ उसकी वॉर एफर्ट्स के अंदर इस्तेमाल भी हो रहा है। ताइवान चाहे वेस्टर्न सैंक्शंस को सपोर्ट करे, लेकिन रशियन कोल का इंपोर्ट बढ़ने से रशिया की इकोनॉमी इनडायरेक्टली स्ट्रांग हो रही है। इसी वजह से वेस्टर्न अलाइज को यह चिंता हो रही है कि ताइवान ग्लोबल सैंक्शंस को पूरा फॉलो नहीं कर पा रहा है। और यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि ताइवान के रशिया के साथ ट्रेड पर अभी और भी बातें हमको करनी है। देखिए, कई रिपोर्ट्स में यह दिखाया गया है कि ताइवान ने रशिया को एक्सपोर्ट्स तो कम किए हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट मटेरियल छुपकर रशिया तक भेजे जा रहे हैं। इनमें से है मशीन टूल्स और मेटल वर्किंग इक्विपमेंट, जो ताइवान के रशिया के होने वाले टॉप एक्सपोर्ट्स में शामिल है। कुछ डाटा के मुताबिक मेटल वर्किंग ट्रांसफर मशीन्स का एक्सपोर्ट वैल्यू रशिया के लिए $50 मिलियन था। सैंक्शंस के बाद यह वैल्यू काफी घटनी चाहिए थे, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि ताइवानीज मशीन टूल्स और ताइवान की मेटल वर्किंग इक्विपमेंट जो है वो अब भी रशिया तक पहुंच रही हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ट्रेड रूट्स को फॉलो करते हुए। और वो कौन करता है? टर्की के थ्रू वो सारा चीजें जो है वो स्मगलिंग जो है वो ताइवान से टर्की तक आती है, और टर्की से वो सारी मशीनें और वो सारे इक्विपमेंट जो है वो रशिया तक पहुंचाने का काम होता है। एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि ताइवानीज कंपनी ने 2023 में भी रशिया को सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स एक्सपोर्ट करने का काम किया था, जिनकी टोटल वैल्यू कई मिलियन डॉलर के अंदर थी। ये कंप्यूटर कंट्रोल टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वेपन प्रोडक्शन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें डायरेक्ट रशिया भेजने की जगह इंटरमीडिएट्स के थ्रू भेजा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, 2023 में अचानक टर्की ताइवानीज मशीन सेंटर्स का सबसे बड़ा बायर बन गया, और माना जाता है कि इनमें से आधे से ज्यादा यूनिट्स जो है वो टर्की ने रशिया को री एक्सपोर्ट करने का काम किया। दूसरी बात, ताइवान एक ग्लोबल लीडर है सेमीकंडक्टर में, लेकिन चिप एक्सपोर्ट्स हैं अब गिरने वाले हैं। ताइवान की नंबर 1 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी ने अपने रशियन क्लाइंट्स को सप्लाई करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ रिलेटेड मटेरियल रशिया तक पहुंच गए हैं। 2024 की एक इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला था कि ताइवान रशिया को सिलिकॉन वेफर प्लेट्स अभी भी सप्लाई कर रहा है, जो माइक्रोचिप बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक ताइवानीज कंपनी ने लगभग $2.2 मिलियन के वेफर प्लेट्स रशिया की सेमीकंडक्टर कंपनी को बेचे भी थे, जो मिलिट्री एंटरप्राइजेस के क्लाइंट्स में शामिल है। यह वेफर मटेरियल रशिया को ऐसे चिप्स बनाने में मदद करता है जो उसकी मिसाइल्स
मिसाइल्स, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर में यूज भी होते हैं। 2023 में रशिया ने दुनिया भर से $151 मिलियन की ऐसी गुड्स इंपोर्ट किए थे जो मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, जिसमें से ताइवान के कंपोनेंट्स भी शामिल थे। सीधी बात करें तो ताइवान का डायरेक्ट सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट रशिया के लिए गिर गया है, लेकिन चिप मेकिंग के रॉ मटेरियल्स इनडायरेक्ट तरीके से अभी भी वहां तक पहुंच रहे हैं। जब तक नए कंट्रोल्स, जो नए सैंक्शंस जो है इंपोज नहीं किए जाएंगे, तब तक ताइवान से रशिया तक इनडायरेक्ट तरीके से माल जो है वो पहुंचता रहेगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि केमिकल्स का एक्सपोर्ट। ताइवान ने कुछ ऐसे केमिकल्स भी रशिया को एक्सपोर्ट किए हैं जो मिलिट्री यूज में भी काम आ सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोस, जो स्मोकलेस गन पाउडर और प्रोपेलेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसका ताइवानीज एक्सपोर्ट रशिया के लिए पिछले 5 साल में 94% तक बढ़ गया है। ताइपेई का कहना है, ताइवान का कहना है कि नाइट्रोसेल्यूलोस ताइवान ने बेचा, वो भी वेपन ग्रेड नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी इंक्रीज देखकर कंसर्न्स उठने लगे हैं, क्योंकि ये मटेरियल जो है वो बॉम्ब्स बनाने के लिए, एमिनिशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिड 2024 में ताइवान ने रिस्पॉन्स दिया और नाइट्रोसेल्यूलोस को अपनी कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट लिस्ट में डालने का काम किया। इन सब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के बाद ताइवानीज ट्रेड को लेकर स्क्रूटिनी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम समझें कि 2024 में ताइवान की सरकार ने अपनी पॉलिसीज जो है उनको बदलने का काम भी किया है। ताइवान एक ट्रिकी सिचुएशन में है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ अलाइनमेंट उसको रखनी है और दूसरी तरफ रशिया से इनडायरेक्ट ट्रेड भी उनका चल रहा है। यूक्रेन जो खुद रशिया के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, उसके डिप्लोमेट्स ने ताइवान को इस ट्रेड को लेकर चिंता भी अपनी जताने का काम किया। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि ताइवान अपनी पॉलिसी और स्ट्रिक्ट करे और रशिया के साथ हर तरीके के बिजनेस को बंद कर दे। ताइवान ने अब एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं ताकि सेंसिटिव मटेरियल रशिया ना जा सके, लेकिन फिर भी लूप होल्स जो है वो भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, ताइवान एक छोटी कंट्री होकर भी ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा प्लेयर है। एक तरफ वो वेस्टर्न अलाइज को सपोर्ट करता है और चाहता है कि चाइना के अगेंस्ट वेस्टर्न अलाइज उसका साथ दे, और दूसरी तरफ रशिया का साथ इनडायरेक्ट तरीके से ट्रेड भी वो कर रहा है। ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, जिसमें ताइवान एक तरफ अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहता है और दूसरी तरफ अपनी ग्लोबल इमेज को मेंटेन भी करना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, ताइवान को और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। वेस्टर्न कंट्रीज चाहेगी कि ताइवान रशिया के साथ अपना पूरा ट्रेड बंद करे, लेकिन ताइवान के प्राइवेट सेक्टर लूप होल्स का यूज करना जारी रखेंगे। आने वाले महीनों में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ताइवान अपनी पॉलिसीज को और कितना स्ट्रेंथन करेगा और कितना टाइट करेगा। क्या वो वेस्टर्न सैंक्शंस को फुली सपोर्ट करेगा या फिर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देगा? तुम्हारा क्या मानना है? क्या ताइवान को अपनी एक्सपोर्ट्स और भी ज्यादा कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहिए, या सिर्फ एक इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर ताइवान फोकस कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।